नमस्कार दोस्तों, मैं सरिता पारिक बियानी गर्ल्स बीएड कॉलेज की व्याख्याता आपका गुरु केपीओ में स्वागत करती हूँ। आज हम गद्य शिक्षण के बारे में चर्चा करेंगे। गद्य शिक्षण, हिंदी शिक्षण में गद्य शिक्षण एक विधा है और इसके माध्यम से हम क्लास में बच्चों को स्टडी करवाते हैं। इसका जो उद्देश्य है, पहला है ज्ञानात्मक उद्देश्य और इसमें भाषा तत्वों का ज्ञान प्राप्त करना। बच्चे जब क्लास में उनको पढ़ाया जाता है तो पहले उनको प्रत्यास्मरण करवाया जाता है, जो उनको पहले नॉलेज होता है उसका प्रत्यास्मरण करवाया जाता है। उसके पश्चात उनको प्रत्याभिज्ञान अर्थात उस पूर्व ज्ञान से संबंधित, उससे रिलेट करके नया ज्ञान उनको प्रदान किया जाता है। फिर आता है विषय वस्तु का ज्ञान प्राप्त करना। तो छात्र जो पाठ पढ़ते हैं उसमें जो नवीन शब्द आते हैं, उन शब्दों में जो प्रत्यय या उपसर्ग लगे हुए होते हैं उनको बच्चे पहचान सकेंगे, उनमें व्यवहार परिवर्तन आ जाता है। फिर आता है अर्थ ग्रहणात्मक, और इसके अंतर्गत बच्चे सुनकर अर्थ ग्रहण करने की उनमें योग्यता विकसित होती है। तो बच्चे जब पाठ पढ़ते हैं तो उसके केंद्रीय भाव को, उसके सारांश को समझकर और उसका अर्थ ग्रहण करने की उनमें योग्यता विकसित हो जाती है। फिर आता है पढ़कर अर्थ ग्रहण करना। तो छात्र जब पाठ को पढ़ते हैं तो पढ़ने के पश्चात उनमें उस पाठ के अंदर जो अच्छी बातें हैं उनको पढ़कर वो अपने जीवन में उतारने का प्रयास करने की उनमें योग्यता विकसित हो जाती है। फिर आता है अभिव्यक्तात्मक। अभिव्यक्तात्मक में पहला है मौखिक अभिव्यक्ति। तो बच्चे जब पाठ को पढ़ते हैं या जब वो सुनते हैं तो सुश्रव्य वाणी में अर्थात अच्छी वाणी में वो पाठ का पठन करके और उचित आरोह अवरोह यानी कभी अपनी वाणी को धीरे करते हैं और कभी तेज करते हैं। आरोह अवरोह पूर्वक अपने विचारों को प्रकट करने की योग्यता उनमें विकसित हो जाती है। नेक्स्ट आता है लिखित अभिव्यक्ति। लिखित अभिव्यक्ति में छात्रों को अगर हम पाठ का सारांश लिखने के लिए कहते हैं तो वे उपयुक्त स्थानों पर विराम चिन्हों का यथोचित उपयोग करके और उसके महत्वपूर्ण अंशों को पाठ के सारांश में लिखने का प्रयास कर सकते हैं। उनमें यह योग्यता विकसित हो जाती है। नेक्स्ट आता है कौशलात्मक। कौशलात्मक के अंतर्गत शुद्ध वाचन कौशल। इसमें बच्चे जो प्रकरण है, जो पाठ है, उसका शुद्ध, स्पष्ट और भाव के अनुकूल वाचन कर सकेंगे, ऐसी योग्यता उनमें विकसित हो जाती है। फिर आता है शुद्ध लेखन कौशल, और बच्चे जो प्रकरण है उसको पढ़ने के पश्चात जो वो भाव ग्रहण करते हैं तो वो प्रसंग के अनुकूल उनमें लेखन में की दक्षता की योग्यता विकसित हो जाती है। वो बहुत अच्छे से उसको लिख सकते हैं। बच्चे उस प्रसंग को समझकर उसे अपने शब्दों में उसका सारांश लिखने की योग्यता उनमें विकसित हो जाती है। अब आता है कि पढ़ाने में सहायक सामग्री क्या हम यूज़ करते हैं क्लास में। तो जैसे चार्ट, मॉडल या फिर अन्य जो कक्षोपयोगी जो उपकरण होते हैं जैसे चॉक, डस्टर या पॉइंटर, इनके माध्यम से हमें कक्षा में पढ़ाना चाहिए। फिर हम कक्षा में विधि और प्रविधि कौन सी यूज करते हैं। जैसे अगर हम गद्य पाठ पढ़ा रहे हैं तो हमें पठन विधि का यूज करना पड़ेगा। अगर हम उसकी एक पैराग्राफ को समझा रहे हैं तो हमें व्याख्या विधि का यूज करना पड़ेगा। और इसी तरह से ये प्रश्नोत्तर प्रविधि, अगर हमने पाठ पढ़ाया तो उसमें से हम छोटे छोटे क्वेश्चन पूछते हैं, वो हमारी प्रविधि है, प्रश्नोत्तर प्रविधि, जिसके माध्यम से हम बच्चों का मूल्यांकन कर पाते हैं कि बच्चे को कितना समझ में आया। फिर हम आगे प्रस्तावना से हमारे पाठ को शुरू करते हैं। प्रस्तावना हम किसी कहानी को कहकर, बच्चों को हम कोई छोटी कहानी सुनाकर उसके माध्यम से प्रस्तावना कर सकते हैं, कोई मुहावरा सुनाकर उसके माध्यम से प्रस्तावना कर सकते हैं, उनको कोई चार्ट दिखाकर या कोई उनके प्रीवियस नॉलेज से संबंधित प्रश्न पूछकर हम प्रस्तावना कर सकते हैं। अब प्रस्तावना बनाने का तरीका क्या होता है, छात्राध्यापिका क्रिया और छात्र क्रिया, ये यहाँ पर दो टेबल में ये होता है। अब छात्राध्यापिका क्रिया के अंतर्गत जो छात्राध्यापिका क्लास में पढ़ा रही है वो बच्चों के प्रीवियस नॉलेज के आधार पर प्रश्न पूछेगी और इसमें 4 या 5 क्वेश्चन बनाए जाते हैं। वो बच्चों से एक प्रश्न पूछेगी और उसका बच्चे आंसर देंगे। जो आंसर आता है उसी से उनका दूसरा क्वेश्चन बनना चाहिए।
आंसर से ही वो दूसरा क्वेश्चन पूछेगी और उसका आंसर आएगा, उसी आंसर से तीसरा क्वेश्चन, इस प्रकार 4 क्वेश्चन वो पूछेगी और चौथे क्वेश्चन के आंसर से 5वां क्वेश्चन बनेगा, जो कि एक समस्यात्मक प्रश्न होता है जिसका कि बच्चे स्पष्ट आंसर नहीं दे पाते हैं। तो उसमें फिर छात्राध्यापिका उस प्रश्न का पूरा उत्तर स्पष्टतया देगी। प्रस्तुतिकरण में छात्राध्यापिका जब कक्षा में पढ़ाएगी तब इस पैटर्न से पढ़ाएगी, अर्थात सबसे पहले छात्राध्यापिका आदर्श वाचन करेगी। जो छात्राध्यापिका आदर्श वाचन करेगी उचित आरोह अवरोह पूर्वक और स्पष्टता शुद्धता का ध्यान रखते हुए, तो छात्र उसको ध्यानपूर्वक सुनेंगे। उसके पश्चात छात्रों को वो आदेश देगी अनुकरण वाचन करने के लिए। छात्राध्यापिका ने जो भी पाठ पढ़ा उसको वो छात्रों को अनुकरण वाचन करते हुए पढ़ने के लिए आदेश देगी और छात्र उसकी पालना करते हुए उचित आरोह अवरोह पूर्वक उस पाठ का वाचन करेंगे और उसमें वो शुद्धता और स्पष्टता का ध्यान रखते हुए वाचन करेंगे। अब नेचुरल सी बात है कि यदि छात्र अनुकरण वाचन कर रहे हैं, पठन कर रहे हैं, पाठ को पढ़ रहे हैं, तो वो कुछ शब्दों को अशुद्ध बोलेंगे और इसलिए छात्राध्यापिका उन्हें शुद्ध शब्दों को बोलकर बताएगी, उनका अशुद्धि संशोधन करेगी। क्योंकि छात्र जो गलत उच्चारण करते हैं, अगर टीचर उन्हें नहीं टोकता है तो छात्र उसे सही मानते हुए उसका अनुकरण करके उसे सीख जाते हैं। क्योंकि टीचर ने जो बात बच्चों को बोल दी वो एकदम पत्थर की लकीर हो जाती है। अगर छोटे बच्चों को भी हम देखें कि उनके अगर कॉपी के अंदर कुछ शब्द गलत लिखा हुआ है और पेरेंट्स उसे कह देते हैं कि ये गलत लिखा है या इसकी मात्रा गलत लगी हुई है, तो वो ये कहते हैं कि नहीं हमारी टीचर ने लिखा है और वो सही है। अतः टीचर को अशुद्धि संशोधन करना अति आवश्यक है, क्योंकि बच्चे उनका अनुकरण करते हैं। अगर टीचर उनको गलत उच्चारण करना सिखाएगा या गलत लिखना सिखाएगा तो बच्चे उसी को सीख जाएंगे और उसी को हमेशा वो सही मानेंगे। फिर आता है बोध प्रश्न। छात्रों ने टीचर के द्वारा किए हुए आदर्श वाचन को सुना, उसका अनुकरण वाचन किया, फिर उसमें अशुद्धि संशोधन किया। अब बच्चों ने इतना करने के बाद में उनको क्या बोध हुआ उस पाठ का, तो उस पाठ से संबंधित 4 या 5 प्रश्न बनाकर बच्चों से पूछे जाते हैं, तो और वो बच्चे उन प्रश्नों का उत्तर देते हैं। उसके पश्चात पाठ में आए कठिन शब्दों को छात्राध्यापिका बोर्ड पर लिखेगी और अशुद्धि संशोधन को भी वो बोर्ड पर लिखकर बच्चों को लिखने के लिए अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखने के लिए कहेगी। इसी प्रकार काठिन्य निवारण करेगी, अर्थात कठिन शब्दों को बोर्ड पर लिखकर उनका अर्थ बताएगी और बच्चों को उत्तर पुस्तिका में लिखने के लिए कहेगी। मौन वाचन, छात्राध्यापिका छात्रों को मौन वाचन करने का आदेश देगी। मौन वाचन का अर्थ है कि पूरी क्लास को छात्राध्यापिका कहेगी कि सब अपनी अपनी बुक से अपने मन में पढ़ें या चुपचाप बैठकर पढ़ें। और इसका मौन वाचन का उद्देश्य ये होता है कि बच्चा चुपचाप बैठकर जब पढ़ता है तो पूरे एकाग्र होकर पढ़ता है और एकाग्र होकर पढ़ने से वो उस पाठ के भाव को ग्रहण कर लेता है और अगर हम उसमें से उससे कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो वो अपने शब्दों में उसका उत्तर दे सकता है, क्योंकि उसने पाठ के भाव को ग्रहण कर लिया। इसलिए मौन वाचन अति आवश्यक है छात्रों की एकाग्रता को बढ़ाने के लिए। फिर आता है मूल भाव। अब छात्रों ने मौन वाचन किया, उन्होंने पाठ के भाव को समझ लिया, तो हम छात्रों को ये आदेश देंगे कि वो जो पाठ उन्होंने पढ़ा है उसके मूल भाव को या कहें कि उसके सारांश को वो अपने शब्दों में लिखेंगे। फिर आता है कि उन्होंने मूल भाव को, उसके पाठ के केंद्रीय भाव को समझ लिया, तो अब छात्र से हम कोई भी प्रश्न पूछेंगे तो आगे हमारा जो टॉपिक है विचार विश्लेषणात्मक प्रश्न। तो अगर हम छात्रों को उस पाठ से संबंधित प्रश्न पूछेंगे तो वो अपने विचारों को, अपनी कल्पनाओं को शामिल करते हुए उन प्रश्नों का आंसर है वो अपने शब्दों में आसानी से
दे सकते हैं। तो इस प्रकार हम बच्चों के विचारों का विश्लेषण करने के लिए उन्हें छोटे छोटे प्रश्न हम उनसे पूछते हैं ताकि वो अपने विचारों का विश्लेषण करके उन प्रश्नों का उत्तर दे सके। छात्रों को पूरा पाठ पढ़ाने के पश्चात हम ये ज्ञात करने के लिए कि उन्हें कितना बोध हुआ, कितना सीखा उन्होंने, कितना ग्रहण किया, इसलिए हम हर बच्चे का मूल्यांकन करना चाहते हैं। और मूल्यांकन करने के लिए हमें क्लास में जो 3 कैटेगरी के बच्चे होते हैं, एक तो प्रतिभाशाली बच्चे, एक सामान्य बच्चे और एक कमज़ोर बच्चे। तो प्रतिभाशाली बच्चे तो बहुत शीघ्रता से सीख जाते हैं और जो सामान्य बच्चे होते हैं वो भी धीरे धीरे सीख जाते हैं। लेकिन जो कमज़ोर बच्चे होते हैं, जो कि हर क्लास में कुछ गिने चुने बच्चे होते हैं, तो उनको भी सिखाने के लिए हमें प्रतिभाशाली बच्चों के साथ उनको कर देना चाहिए, जिससे कि वे उनके साथ रहकर सीख सकें। तो सारी पूरी क्लास का मूल्यांकन करने के लिए हमें इस प्रश्नों को 4 कैटेगरी में डिवाइड करना पड़ता है। पहला आता है बहुविकल्पी प्रश्न, और बहुविकल्पी प्रश्नों में हम बच्चों के सामने एक प्रश्न रखते हैं और उसके हम 4 ऑप्शन देते हैं। उन 4 ऑप्शन में से जो सही उत्तर होता है उसको बच्चा यहाँ पर कोष्टक में सामने भर देता है। इसी तरह से सेकंड कैटेगरी आती है रिक्त स्थानों की पूर्ति करो, और इसमें हम बच्चे से हम प्रश्न पूछते हैं और बीच में फिल इन द ब्लैंक्स छोड़ देते हैं, और यहाँ पर हम 2 शब्द उनको देते हैं और उन 2 शब्दों में से जो एक सही उत्तर होता है उसको बच्चा यहाँ पर फिल कर देता है। इसी तरह से तीसरी कैटेगरी आती है सत्य या असत्य। एक सेंटेंस उनको हम देते हैं, पूछते हैं और उनसे ये पूछते हैं कि ये सही है या गलत है, तो उसका निशान उस सेंटेंस के सामने बच्चे लगा देते हैं, सही या गलत का। फिर आता है अति लघुतरात्मक प्रश्न। अति लघुतरात्मक प्रश्नों में हम बच्चों से एक छोटा क्वेश्चन पूछते हैं और उसमें एक शब्द का ही आंसर देना होता है। तो ये सारे प्रश्न पूछकर हम पूरी क्लास का मूल्यांकन कर सकते हैं। हर कैटेगरी के बच्चे से पूछ सकते हैं इन प्रश्नों को, और इस प्रकार इन प्रश्नों के माध्यम से हम पूरी क्लास का मूल्यांकन कर सकते हैं। फिर लास्ट में हम बच्चों का मूल्यांकन करने के पश्चात उनको हम गृह कार्य देते हैं, और इस गृह कार्य में हम उनको सिर्फ एक ही प्रश्न देते हैं, वो भी निबंधात्मक प्रश्न होता है। तो बच्चे उस प्रश्न का उत्तर किताब में से देख के नहीं लिखेंगे, वो प्रश्न हमें ऐसा बनाना है जिससे कि बच्चे अपने विचारों को, अपनी कल्पनाओं को, या जो उन्होंने ग्रहण किया है उस पाठ में, उस पाठ के सार को, उसके केंद्रीय भाव को अपने शब्दों में लिखकर लेके आए। तो वही उनका सही गृह कार्य होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।